हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कोडोमिनेंस फ्रॉम योर क्लास 12th एनसीईआरटी बुक। तो कोडोमिनेंस का क्या मतलब है। अभी हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहले डोमिनेंस पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें हमने देखा कि जो जीन है वो डोमिनेंट तो है लेकिन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है। और क्यों नहीं है, इसका भी रीजन देखा कि हो सकता है कि जो जीन है वो उसके थ्रू कुछ ऐसे एंजाइम्स बन रहे हों जो कि उतने एफिशिएंट नहीं हो, या उतने जो है मात्रा में न बन रहे हों, या बिल्कुल ना बन रहे हों, जिसकी की वजह से जो है जीन अपना फुल एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही है। तो हम उसको कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बिल्कुल सेम रहता है, 1:2:1 का। अब हम देखेंगे कोडोमिनेंस। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, जो डोमिनेंट जीन था वो डोमिनेंट तो था पर पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं था। लेकिन यहाँ कोडोमिनेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि दोनों ही जीन डोमिनेंट है और साथ में मिलके एक नया डोमिनेंस जो है वो दिखा रही है। मतलब दोनों ही बॉस है, ठीक है, कोई एक दूसरे के ऊपर भारी नहीं है। दोनों का एक इक्वली साथ में एक जैसा एग्जिस्टेंस हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा कि दोनों ही जीन अपना अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। दोनों किसी के वर्क को कवर अप नहीं कर रहे हैं, दोनों अपना इंडिविजुअली साथ में है, लेकिन दोनों अपना जो है एक्सप्रेशन दे रही हैं। तो हम देखेंगे ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, किन किन एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोडोमिनेंस क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर F1 resembled either of the two parents dominance और was in between incomplete dominance। अभी तक हमने देखा कि F1 जनरेशन या तो अपने किसी एक पेरेंट जैसा होगा डोमिनेंस के केस में, या दोनों पेरेंट्स के बीच का होगा, ठीक है। जैसे अपने रेड और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस कराया तो पिंक फ्लावर मिला, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है कि बीच में दोनों कैरेक्टर मिक्स हो गए ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ कोडोमिनेंट द F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ पेरेंट्स। अब क्या है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में न रेड रहा न व्हाइट रहा, न आधा फ्लावर रेड था आधा व्हाइट था, ऐसा नहीं था। दोनों का मिक्सचर होके इन बिटवीन आ गया, एवरेज आ गया पिंक कलर। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोडोमिनेंस में ना यहाँ डोमिनेंस है ना मिक्सिंग है, यहाँ पे दोनों ही चीजें एक्सप्रेस हो रही हैं। यानी आधा फ्लावर, अगर हम यहाँ पे फ्लावर का एग्जांपल लें, अगर यहाँ पे कोडोमिनेंस को बताने के लिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको पिंक दिखेगा, लेकिन अगर कोडोमिनेंस होता तो आधा फ्लावर रेड दिखता, आधा फ्लावर जो है व्हाइट दिखता, एक पेटल रेड एक पेटल व्हाइट, एक पेटल रेड एक पेटल व्हाइट, ऐसा कुछ फिनोमेना हमें दिखता। तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये फर्क है कि कोडोमिनेंस में दोनों ही जीन का एक्सप्रेशन दिखता, ठीक है। आधा पेरेंट, आधा कैरेक्टर इस पेरेंट का, आधा कैरेक्टर इस पेरेंट का, दोनों कैरेक्टर मिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पे कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये फर्क है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो in case of codominance, the F1 generation resembles both parents. A good example is different type of red blood cells that determine ABO blood groupings in the human beings. Very important example, और हमेशा एग्जाम में से क्वेश्चन आता ही आता है ABO blood group से, ठीक है। So ABO blood groups are controlled by the gene I। एक जीन है जो कि हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है, उस जीन का नाम है आई, ठीक है। So the plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene। तो जो हमारी रेड ब्लड सेल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी यहाँ पे रेड ब्लड सेल है, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है कुछ प्रोट्यूशंस निकले रहते हैं, कुछ ऐसे जैसे कि मेम्ब्रेन के ऊपर शुगर मॉइटीज लगी रहती हैं। तो ये शुगर मॉइटीज का जो लास्ट एंड है, ये कौन सा शुगर है, ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि ये जो है कौन सा जो है ब्लड ग्रुप है। तो जिस आई जीन में हमने कहा कि वो जीन जो है जिस तरीके का शुगर बनाएगी
उसी के हिसाब से हमारा ब्लड ग्रुप होगा। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एन एसिटल गैलेक्टोसामीन नाम का शुगर लगा हुआ है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हमारी जो शुगर है वो कौन सी है, गैलेक्टोस, ये शुगर लगी हुई है। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो कोई शुगर नहीं लगी हुई है, ठीक है। अगर ए और बी ब्लड ग्रुप है तो एन एसिटल गैलेक्टोसामीन और गैलेक्टोस दोनों ही तरह के शुगर्स लगे हुए हैं हमारे रेड ब्लड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इस तरीके से शुगर मॉइटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है या ओ है। तो ये जो शुगर मॉइटीज है या शुगर मॉलिक्यूल्स है, इसको कौन बनाता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है जिसको कि हम जीन आई कह रहे हैं। इस आई जीन में वेरिएशंस आ गए हैं जिसकी की वजह से ये डिफरेंट तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स बना रही है। तो वो वेरिएशन जो कि जिसके की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो शुगर है वो एन एसिटल गैलेक्टोसामीन बनती है, उसको हम ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। वो वेरिएशन जिसके की वजह से जीन जो शुगर है वो गैलेक्टोज बनाती है, उसको हम ब्लड ग्रुप बी कहते हैं। और वो वेरिएशन जिसमें कोई शुगर मॉलिक्यूल नहीं अटैच हो पाता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉइटी से, तो हम उस ब्लड ग्रुप को कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। और जिसमें दोनों तरह के शुगर्स मॉलिक्यूल लगे रहते हैं उसको हम ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स है जिसकी की वजह से ये डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स बने हैं, ठीक है। सो द जीन आई हैज 3 एलील्स, IA, IB एंड I, ठीक है। इस जीन के 3 एलील्स हैं, यानी 3 प्रकार है जो कि हमारी पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है। एक इंडिविजुअल के अंदर एक जीन की मैक्सिमम 2 एलील्स ही हो सकती हैं। एक उसको अपनी मदर से मिला रहता है, एक उसको अपने फादर से मिला रहता है। लेकिन एक पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो हो सकता है मेरे अंदर IA और IB है, आपके अंदर IA और IB है, हो सकता है किसी के अंदर IA हो, किसी के अंदर IB हो। तो एक इंडिविजुअल के अंदर तो 2 ही होगी और दोनों आपस में कैसे इंटरैक्ट करती है वो डिसाइड करेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। और लेकिन एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट तरह की एलील्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस में भी इस तरह के सवाल आते हैं। So it has 3 alleles IA, IB and I. The alleles IA and IB produce a slightly different form of the sugar while allele A does not produce any sugar. तो जो allele है, जो जीन है IA, वो क्या प्रोड्यूस करता है, एन एसिटल गैलेक्टोसामीन प्रोड्यूस करता है। वहीं पे जो एलील B है वो गैलेक्टोज शुगर प्रोड्यूस करता है। IA कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन possesses any 2 of the 3 I जीन एलील, जैसे मैंने कहा, ठीक है। इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी लाइन में लिखा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल के अंदर 2 ही एलील हो सकती है किसी भी जीन की, उससे ज्यादा नहीं। और डिफरेंट एलील्स फॉर्म है तो एक पॉपुलेशन में आपको वेरियस टाइप ऑफ पीपल दिखेंगे। Now IA and IB are completely dominant over I. अब यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि जीन के प्रोडक्ट के हिसाब से IA एलील और IB एलील ये दोनों के दोनों डोमिनेंट नेचर शो करते हैं। मतलब ऐसा कोई एंजाइम बनाते हैं जो कि IA के ऊपर डोमिनेंसी शो करता है, ठीक है। IA कोई भी एंजाइम नहीं बना रहा है, यानी कि इसका ये मतलब है। और B भी डोमिनेंट है। सो इन अदर वर्ड्स IA एंड I आर प्रेजेंट ओनली IA एक्सप्रेस, ठीक है। जब अगर किसी पर्सन के अंदर IA और I है तो केवल IA का ही एक्सप्रेशन होगा क्योंकि वो उससे डोमिनेंट है, बिकॉज I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। व्हेन IB एंड I आर प्रेजेंट, किसी इंडिविजुअल में IB और I है तो क्या एक्सप्रेस होगा, केवल IB एक्सप्रेस होगा, बिकॉज I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। बट वेन IA एंड IB आर प्रेजेंट, किसी इंडिविजुअल के अंदर IA जीन है और IB भी जीन है, तो क्या एक्सप्रेस होगा, तो दोनों एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। वेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर, दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर। अब ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे हमने देखा IA
और आई नॉट या आई था तो आई ए डोमिनेंट था, तो क्योंकि आई तो कुछ बनाता ही नहीं था तो केवल आई ए एक्सप्रेस हुआ। लेकिन जब आई ए और आई बी साथ में आए, ये दो एलील साथ में आए, तो यहाँ तो ये भी डोमिनेंट था वो भी डोमिनेंट था, किसका एक्सप्रेशन होगा? तो डिसाइड हुआ कि दोनों का एक्सप्रेशन होगा, दोनों की शुगर्स बनेंगी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, इन दोनों की शुगर्स की मॉलिक्यूल्स रहेंगी। ठीक है, जैसा मैंने बताया अगर फ्लावर के केस में होता तो एक पेटल रेड, एक पेटल व्हाइट, एक पेटल रेड, एक पेटल व्हाइट, ऐसा तरह का कुछ केस इसमें बना। नाउ दे बोथ एक्सप्रेस, दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में दोनों ही जीन बराबर बराबर एक्सप्रेस होंगी, कोई मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, हेंस रेड ब्लड सेल्स हैव both A and B type of sugars. Since there are 3 different alleles, there are 6 different combinations of these 3 alleles that are possible, and therefore a total of 6 different genotypes of human ABO blood group types. ठीक है, how many phenotypes of possible? तो इस तरीके से 6 जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, लेकिन फिनोटाइप कितने पॉसिबल हैं? फिनोटाइप और जीनोटाइप में आपको पता ही है, जीनोटाइप जेनेटिक्स होता है, फिनोटाइप देखने के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर किसी पर्सन के अंदर आई ए और आई ए दोनों है तो उसका ब्लड ग्रुप आई है और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए टाइप। आई ए और आई बी है तो ये दोनों मिले तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। आई ए और केवल आई है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? आई ए। ये जीनोटाइप है, लेकिन फिनोटाइप में ये भी ए ही होगा, ये और ये दोनों ही ए ब्लड ग्रुप कहलाएंगे। ये लेकिन जीनोटिपिकली ये होमोजाइगस है और ये जीनोटिपिकली ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन फिनोटिपिकली ये दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे सेम, यहाँ पे भी ए आई बी और आई बी, ये आई ए आई बी, ये ए बी, तो ये दोनों तो सेम ही है, ये एक ही चीज है। ठीक है, उसी को आगे पीछे कर लिया, दो इंडिविजुअल अलग अलग हो सकते हैं बट दिस इज द सेम ब्लड ग्रुप। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देखिए आई बी एंड आई बी अगर होगा तो ये भी बी ब्लड ग्रुप है, आई बी और आई होगा तो ये भी, ये दोनों ही फिनोटिपिकली जो है ये बी ब्लड ग्रुप है, लेकिन जीनोटिपिकली ये सिमिलर नहीं है। जीनोटिपिकली ये होमोजाइगस केस है और ये हेट्रोजाइगस केस है। तो जीनोटिपिकली यहाँ पे आप देखिए एक केस बना, ठीक है, दूसरा केस बना, ठीक है, ये तीसरा, ठीक है, और ये जो हमने दूसरा देखा आई ए आई बी सेम है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 देन 5 एंड देन 6। तो जीनोटिपिकली हमारे पास 6 तरीके के ब्लड ग्रुप है, लेकिन फिनोटिपिकली अब क्योंकि ये वाला ए है ये भी ए है, फिनोटिपिकली दोनों ही ए ही है। ठीक है, तो एक ब्लड ग्रुप, दो ब्लड ग्रुप, ठीक है, 3 ब्लड ग्रुप, 4 ब्लड ग्रुप। तो फिनोटिपिकली हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल? फिनोटिपिकली 4 ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप। ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप आपको मिलेंगे फिनोटिपिकली, बट जीनोटिपिकली वी कैन हैव 6 combinations of blood group depending upon homozygous condition and heterozygous condition। तो आई होप कि आपको ये कोडोमिनेंस का फिनोमेना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो do you realize that the example of ABO blood grouping also provide a good example of multiple alleles? multiple alleles का example भी है ये, मतलब एक ही जीन के बहुत सारे फॉर्म्स जो है पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू वेरिएशन in course of time। ठीक है, here you can see that there are more than 2 or 3 alleles governing the same character। Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made। very very important point। ठीक है, एक इंडिविजुअल के अंदर केवल एक जीन की 2 ही अलील हो सकती है एट ए टाइम, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर हम जब मल्टीपल अलील्स को स्टडी करते हैं तो हमें उसके लिए एक पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ता है। एक इंडिविजुअल को स्टडी करके हम मल्टीपल अलील्स और उसके इफेक्ट को या उसके फिनोमिना को नहीं स्टडी कर पाएंगे। उस अलील को स्टडी करने के लिए हमें एक पॉपुलेशन को सेलेक्ट करना पड़ता है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को स्टडी करना पड़ता है। केवल एक इंडिविजुअल को स्टडी करके हम किसी भी जीन या अलील के फंक्शन को नहीं बता सकते हैं कि वो डोमिनेंट है, रेसेसिव है, कैसा है, तो उसके पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ता है।
occasionally a single gene product may produce more than one effect. कई बार ऐसा होता है कि एक जीन का प्रोडक्ट जो है वो एक से ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन उसके हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमने देखा कि पी प्लांट में स्टार्च सिंथेसिस होता है, स्टार्च बनता है, ठीक है। इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, एक जीन है जो कि स्टार्च की सिंथेसिस को कंट्रोल करती है। इट हैज टू एलील्स, अगर मान लेते हैं इसके लिए दो एलील है, एक बी है कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय बी बी होमोजाइगस, मान लेते हैं कि स्टार्च तब अच्छे से बनता है जब दोनों जीन जो है होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल बी फॉर्म में है, तो स्टार्च खूब बढ़िया से स्टार्च बन रहा है प्लांट में, ठीक है। Therefore large starch grains are produced, तो स्टार्च जो है खूब सारे बड़े बड़े उसके अंदर ग्रेन्स होंगे, बड़े बड़े उसके अंदर दाने होंगे, जो मटर के दाने खूब बड़े बड़े होंगे, क्योंकि खूब सारा स्टार्च बना है तो मटर के दानों का साइज भी खूब बड़ा बड़ा होगा क्योंकि ज्यादा स्टार्च बन रहा है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके उलट स्मॉल बी होमोजाइगोट्स, वो प्लांट्स जिसके अंदर अब इसी जीन का दूसरा फॉर्म है स्मॉल बी यानी स्टार्च की सिंथेसिस नहीं होती, इस जीन के प्रेजेंस की वजह से स्टार्च नहीं बन पाता है, तो उस तरह के जो बीज होंगे वो कैसे होंगे देखने में, ठीक है। हैव लेसर एफिशिएंट इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स, तो अब ये इनके अंदर स्टार्च बनाने की तो उतनी एफिशिएंसी है ही नहीं, तो इनके ग्रेन्स कैसे होंगे, इनके दाने मटर के छोटे छोटे दाने होंगे क्योंकि स्टार्च बना नहीं, तो मटर के दानों का साइज छोटा रह गया। नाउ ठीक है, after maturation of the seeds, BP seeds are round and small b seeds are wrinkled. जब ये सीड्स बड़े हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, क्योंकि कैपिटल बी जो सीड्स है उसका साइज बड़ा था, खूब स्टार्च था, इस वजह से वो फूला फूला सा रहेगा और राउंड शेप ले लेगा, ठीक है। लेकिन जिस सीड में स्टार्च कम अमाउंट में बना, वो सीड क्या होगा, सूखने के बाद सिकुड़ जाएगा क्योंकि स्टार्च है ही नहीं, स्टार्च की वजह से ही तो शेप आता है, जो सीड का शेप राउंड आता है वो स्टार्च की वजह से होता है। तो यानी कि जो जीन है वो हमें ये बता रही है कि स्टार्च, उस जीन का काम था स्टार्च बनाना। स्टार्च एक जो है प्रोडक्ट है, जीन का एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी वजह से दो फंक्शन हुए, एक तो सीड का साइज बड़ा हो गया और दूसरा फंक्शन ये हुआ कि सीड राउंड हो गया, ठीक है। एक जीन ने दो फंक्शंस को कंट्रोल किया, कि उसका साइज भी कंट्रोल किया और उसका शेप भी कंट्रोल किया, तो इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। वहीं पे स्टार्च कम बना तो सीड का साइज छोटा हो गया और स्टार्च न होने की वजह से सीड व्रिंकल भी हो गया, ठीक है। सो अब ये जो है सीड्स बी वाले जो है सीड्स आर व्रिंकल्ड। हेटेरोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स एंड सो बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलील। अब ऐसा देखने को मिला कि जो हेटेरोजाइगोट्स थे, यानी जिसमें एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी था, ऐसे प्लांट जिसमें एक कैपिटल बी और स्मॉल बी था, उसमें भी जो है सीड्स जो है वो राउंड ही हुए, ठीक है। तो इसमें क्यों, क्योंकि इसमें ये बी की वजह से जो है वो स्टार्च बना, तो ये एक डोमिनेंट जीन है, तो इसने जो है स्टार्च को बनाया, कुछ तो स्टार्च बनाया, लेकिन उतना नहीं बना स्टार्च जितना कि इस केस में कैपिटल बी वाले केस में बना था, ठीक है। तो क्या हो गया, बट द स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन बी सीड्स। ऐसा देखने को मिला जिन सीड्स में ये कॉम्बिनेशन था कैपिटल बी स्मॉल बी का, उनका साइज, ये जो बड़ा वाला सीड था और ये छोटा वाला सीड था, इसके बीच में इनका साइज रहा, न बहुत बड़ा हुआ जैसे बी वाला था, कैपिटल बी वाला सीड था, और जो ये स्मॉल बी वाला सीड था, इनके बीच में इनका साइज रहा कैपिटल बी और स्मॉल बी का सीड। So, if starch grain size is considered as the phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominance. तो ये जो सीड है, ठीक है, वो इन बिटवीन साइज का बना, तो हमने फ्लावर के केस में भी देखा कि रेड फ्लावर था, व्हाइट फ्लावर था और पिंक फ्लावर आया, बीच का कोई फिनोमिना शो हुआ, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो जीन है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रही है, ठीक है। सो इफ द स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज phenotype, then from this angle the allele show incomplete dominance. Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. तो
जीन खुद से नहीं डिसाइड कर सकती है कि मैं डोमिनेंट रहूंगी क्योंकि मैं जो है ताकतवर हूँ, या मैं बॉस हूँ, या मेरे पास इतना पैसा है, या मैं अच्छी हूँ, या कोई भी किसी भी तरीके से कोई जीन खुद से नहीं डिसाइड कर सकती है कि मैं डोमिनेंट हूँ या मैं रेसेसिव हूँ। ये डिपेंड करता है कि उसके साथ वाला जो एलील है वो कौन होगा। जैसे कि ये जीन है कैपिटल बी, अगर इसके साथ ये दूसरा भी कैपिटल बी आ गया तो ये डोमिनेंट की तरह शो करेगी। एक कैपिटल बी था, इसके साथ ये आ गया तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा। तो ये जीन आपस में जो एलील्स हैं, एक ही जीन के जो आपस में दो एलील्स हैं, वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। और अब जब आप और ज्यादा इसको डीप में समझेंगे तो न केवल ये दो एलील्स आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, बल्कि कोई दूसरी जीन भी इन दोनों के इंटरैक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ ए जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर। इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. In case more than one phenotype is influenced by the same gene. तो डिपेंड करता है कि कई बार एक ही जीन जो है दो तीन फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे केस में देखा, स्टार्च के केस में स्टार्च जो है एक जीन बनाती है, लेकिन वो दो तरीके के फिनोटाइप राउंडनेस एंड रिंकलनेस दोनों को कंट्रोल कर रही है। तो ये डिपेंड करेगा कि हम किस जीन को कैसे स्टडी कर रहे हैं और दूसरी जीन एक ही जीन के दो एलील्स आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे हमने डिफरेंट फिनोमेना बनाए, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे का टॉपिक जो है चैप्टर का कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।